रहीम प्रोग्राम जंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैजुल्ला खान न्याजी साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे सदर का ऑफिस जो अपनी मुद्दत जिसकी ख़त्म हो रही है वो कितने अरसे तक कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी और रिहाई का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। इसी तरह जस्टिस अमजद रफीक साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज, मुल्तान बेंच ट्रांसफर हुई उनकी और उनकी जगह नए आने वाले जज साहब ने क्या किया, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का एक बड़ा दबंग फैसला भी सामने आया है, उस पर भी हम बात करेंगे। फैजुल्ला, सबसे पहले तो बात करते हैं, आज बड़ा आजकल ये मामला चल रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है, उनके 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं और उसके बाद क्या होगा? सदर मुमलिकत हट जाएंगे, ओहदा छोड़ देंगे या ओहदे से ऑटोमेटिकली हट जाएंगे या कंटिन्यू करेंगे? जी देखिए, इसमें आइन बड़ा वाज़े तरीके से कहता है कि आर्टिकल 41 और आर्टिकल 44 जब आप मिला के पढ़ते हैं, पहला आर्टिकल 44 ये कहता है कि जब भी सदर का टेन्योर ख़त्म हो, एक सदर तब तक अपनी ऑफिस रिटेन करता है जब तक नया सदर पाकिस्तान सदर मुमलिकत मुंतखब होकर ऑफिस टेक ओवर नहीं कर लेते। आर्टिकल 41 इससे भी ज़्यादा वाज़े तरीके से जो आजकल के मामलात हैं उनसे डील करते हुए कहता है कि जी सदर का जो इलेक्शन है वो टेन्योर ख़त्म होने के दिन से पहले 60 दिन पहले से लेकर 30 दिन पहले तक के दरमियान उसका इलेक्शन जो है वो होगा। और अगर किसी वजह से, जिसमें से एक वजह असेंबली की डिसोल्यूशन है, अगर असेंबली की डिसोल्यूशन की वजह से उस टाइम पीरियड के अंदर इलेक्शन ना हो पाए तो फिर असेंबली मुंतखब होने तक होने के 30 दिन बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपने फिर से इलेक्शन करवानी है सदर के और नए सदर मुंतखब करनी है। अब इन दोनों को जब मिला के पढ़ते हैं तो प्रेजेंट सिनारियो में हमें नजर ये आता है कि जो हमारे अभी सदर मुमलिकत हैं वो जब तक नए इलेक्शन होकर असेंबलियां आ नहीं जाती, असेंबली मुंतखब नहीं होती, तो तब तक वो रिटेन करेंगे। असेंबली जब मुंतखब होगी तो उसके बाद 30 दिन के अंदर सदर के इलेक्शन होंगे और नए सदर मुमलिकत जो हैं उनका इंतखाब होकर और वो ऑफिस टेक ओवर करेंगे। जब तक ये सारा मामला आईनी तौर पर आर्टिकल 41 और 44 के नज़र में पूरा नहीं हो जाता तब तक सदर आरिफ अलवी जो हैं वो मेरी नज़र में अपनी जो कुर्सी है उस पर बैठे रहेंगे और अपना ओहदा जो है वो संभाले रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और अगर सदर मुमलिकत खुद छोड़ना चाहें ये सीट अपना टेन्योर कंप्लीट होने के बाद, तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? उसके बाद तो फिर जो लाइन ऑफ एक तरह से कह लें, एक तरह से अगर इसको कह लें लाइन ऑफ सक्सेशन के अंदर जो आते हैं, मुझे लगता है वो गालिबन चेयरमैन सेनेट हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं, लेकिन नजर नहीं आती कोई वजह कि सदर मुमलिकत इस तरह की वो कर दें। वो अपनी ओहदा संभाले बैठेंगे जब तक उनका नया जो उनका सक्सेसर है वो इलेक्ट होकर और ऑफिस टेक ओवर नहीं कर लेता। अच्छा फैज, ये अगर सदर मुमलिकत कंटिन्यू करते हैं तो क्या उनके पास मुकम्मल इख्तियारात रहेंगे? निगरान हुकूमत जैसे आ जाती है तो अब तो वैसे ये निगरान हुकूमत भी बड़ी बाइख्तियार है, लेकिन अगर जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर निगरान आते हैं तो उनके लिमिटेड इख्तियारात होते हैं, उनका फोकस होता है कि हम नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं और इलेक्शन करवाएं और चले जाएं। तो क्या सदर मुमलिकत के भी इख्तियारात वो लिमिटेड हो जाते हैं? इस नहीं, आइन ऐसी कोई बात नहीं करता। देखें, जो आपकी केयर टेकर हुकूमत होती है वो केयर टेकर हुकूमत होती है, वो एक्चुअल हुकूमत नहीं होती, और उसको सेक्शन 230 इलेक्शन एक्ट का उसके जो पावर है उसको लिमिट करता है। अब सदर मुमलिकत जब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे तो वो केयर टेकर प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं, वो प्रेसिडेंट के तौर पर करेंगे, तो उनके पास वो सारी ताकत होगी, वो सारे इख्तियारात होंगे जो एक आम तौर पे टेन्योर के अंदर उनके पास थे, और इसके अंदर किसी किस्म की लिमिटेशन जो है वो आइन ने नहीं लगाई, जिसकी वजह से ये लिमिटेशन इनके ऊपर आयद नहीं की जा सकती। वैसे तो हमारे सदर मुमलिकत साहब के पास पहले इतने इख्तियारात होते हैं कम कि आइन भी कहता होगा कि इनके मजीद कम। बिल्कुल सेरेमोनियल सी पोस्ट है, लेकिन ना आइन यही कहता है कि सदर की जो कुर्सी है, जो आर्टिकल 41 का 1 है, वो कहता है कि सदर होगा एक पाकिस्तान का और वो रिप्रेजेंट करेगा यूनियन ऑफ द कंट्री को। तो सदर जो है वो ज्यादातर एक सिंबॉलिक सेरेमोनियल पोजीशन है जिसके कोई एक्टिव रोल तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है।
कुछ जगहों पर पावर सदर को दी जाती हैं, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड हैं। तो लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की लिमिटेशन जो है टेन्योर से आगे कंटिन्यू करने पे नहीं है, क्योंकि टेन्योर से आगे कंटिन्यू करना जो है वो खुद आइन ने इजाजत दी हुई है। बिल्कुल ठीक है फैज, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से हमने पिछले प्रोग्राम में भी, उससे पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि उनकी जो रिहाई गिरफ्तारी का सिलसिला है ये वक्फे वक्फे से जारी है, और अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वो फिर गिरफ्तार हैं और उनको जुडिशल पे भेजा गया है, और अब फिर उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन दी जाएगी। क्या, क्यों ये इस तरह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या ऐसा नहीं लगता कि ये क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। ये कैसे हो रहा है उसका तो बड़ा सिंपल जवाब है, कानून को एक खिलौना बना के उसके साथ खेला जा रहा है, ये इसी तरह हो रहा है, और तो कोई तरीका नहीं है। देखें जिस तरह इनको पिछली दफा गिरफ्तार किया गया, वो बड़ा एक दुख देने वाली चीज थी जब ये खबर चली, और ये जो सारा मंजर इस पूरे मुल्क ने देखा, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया। कानून की तो नाफरमानी थी, अदालत के हुक्म की तो नाफरमानी थी, लेकिन जिस अंदाज में उनको किया गया, देखिए वो कुछ चीजें जो है उनको अगर आप बारीकी से देखें तो उन्हीं से आपको उनकी वजह या उनका मकसद नजर आ जाता है। जिस तरह से परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया, उठा कर लेके गए, लिटरली उठा के लेके गए, तो उससे पता चलता है कि ये गिरफ्तार से ज्यादा उनकी तजलील थी। ये कोई गुस्सा है किसी को परवेज इलाही साहब पर, बहुत ज्यादा जो गुस्से का इजहार इस तरह किया जा रहा है, और ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। देखें जो पिछली दफा भी जिस तरीके से ये चेन ऑफ इवेंट्स हुए, जुमेरात वाले दिन जो है बुलाया, कहा गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि आप पेश करें, नहीं पेश किए गए, टाइम मांगा गया कि जी फ्राइडे तक टाइम दे दें, अगले दिन जुम्मे वाले दिन भी पहले नहीं पेश किया गया, सुबह जब हल्की सी अदालत ने खिंचाई की तो उसके बाद उनको पेश किया, बिल्कुल अदालत का टाइम ख़त्म होने से पहले तक जाकर पेश किया, उनके ऊपर उनकी रिहाई का हुक्म हुआ, पुलिस को डायरेक्ट किया गया कि इनको घर तक छोड़ के आए, कहा गया कि आप अब गिरफ्तार किसी केस में नहीं करेंगे। माना कि ये सिर्फ ऑर्डर पंजाब पुलिस की हद तक इसका इतलाक था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस को भी गिरफ्तार करने के लिए जो है वो मुतलका पंजाब पुलिस से ही इजाजत और मदद जो है वो लेनी नहीं फैज, ये तो क्लियर है ना कि ये तो नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद पुलिस उठे और ऐसे बगैर किसी को पंजाब के मुतलका लोगों को, पुलिस वालों को इन्फॉर्म किए बगैर। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो ज़ाब्ता है उसके हिसाब से तो उनको इजाज़त लेनी पड़ती है, उनको इजाज़त लेकर वो आएंगे पंजाब की हदूद के अंदर और उसके बाद वो गिरफ्तार करेंगे। लेकिन वो गिरफ्तार इस तरह किया गया, जब इस टाइम किया गया जब अदालत जो है वो बंद हो चुकी थी, अदालत का वक्त ख़त्म हो गया, अगले 2 दिन छुट्टी थी, और उसके बाद जो उतनी देर में जो कार्रवाई डालनी थी वो डाल दी गई। तो ये बेसिकली कानून का और अदालती प्रोसेस का, हमारी अदालतों का एक मजाक उड़ रहा है, ये एक खेल खेला जा रहा है ये सारे निज़ाम के साथ, और ये निज़ाम अदल को भी बिल्कुल एक मजाकिया खेज अंदाज में डील किया जा रहा है उसके साथ। तो अब यही बात है जो आप कह रहे हैं कि किस तरह हो रहा है, उसका तो जवाब बड़ा आसान है। कानून की नाफरमानी, आइन की नाफरमानी, अदालतों के हुक्म की नाफरमानी, और कानून और आइन का एक खिलवाड़ बना के ये किया जा रहा है। इसके अलावा तो और कैसे किया अच्छा जाता है? फैज, इधर मैं एक चीज़ ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब जो केस की समाअत कर रहे थे, अच्छा ये चले गए मुल्तान बेंच में। अच्छा हमारे ही कुछ साफ़ी बड़े सीनियर किस्म के लेवल के जो साफ़ी थे वो अब आ गए कि देखो जज को ट्रांसफर कर दिया गया। जज के रोस्टर तो पहले बन जाता है। मैं यही कह रहा हूँ कि 30 तारीख को या आई थिंक 31 को रोस्टर पहले ही बन चुका हुआ था इन तमाम ऑर्डर्स के बावजूद। बिल्कुल। अब होता क्या है, ये जब आप मजाक बनाते हैं अदालतों का, आप अदालतों के ऑर्डर्स को उस पर अमल दरामद नहीं करते, उनका मजाक बनाया जाता है, तो फिर मेरे जैसे आप जैसे कई लोग उठ के फिर ऐसी अदालतों की हर्जा सराई करनी शुरू कर देते हैं। हम ऐसे ही कहेंगे वो जी जज साहब जो है ना उनको ट्रांसफर कर दिया गया, ये वो, हालांकि ऐसी बात कोई नहीं है। ये बिल्कुल पहले देखें छुट्टियों के अंदर, ये जब अदालतों की छुट्टियां होती हैं तो हर हफ्ता जो है वो रोस्टर जो है वो नया बनता है, और छुट्टियां खत्म होने पर, क्योंकि वो आखिरी दिन था छुट्टियों का और मंडे से जो है वो अदालतें फुल फ्लो में चलनी थी, तो उस हिसाब से रोस्टर जो है वो पहले बन जाता है। लेकिन आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की, और मैंने पहले भी हमारी इस बारे में इस प्रोग्राम पे गुफ्तगू हो चुकी है कि देखें जब आप
जब अदालतों के हुक्म के साथ इस तरह करेंगे तो फिर अवाम का जनरली अदालतों के ऊपर से इतबार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यही एक निशान है, ये एक निशानी है अदालतों के ऊपर से लोगों का इतबार ख़त्म होने का, कि अब हर चीज़ पे सवाल उठता है कि जी रोस्टर तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि वो इट इज़ फीडिंग टू द फ्रेंजी। लोग एक केओस की सूरत हाल है, एक अनसर्टिनिटी की सूरत हाल है, एक डिस्ट्रस्ट की सूरत हाल है, और उस सारी सूरत हाल के अंदर जब भी इस तरह के वाक़यात होंगे तो फिर सवाल हर जगह उठेगा। और देखिए मेरी नज़र में ये भी फिर आप शादाबी नोट करें ना कि ये कैसी बात है कि एक जज साहब अगर तो हमारी अदालतें जो हैं उन पर अवाम को इतबार होता और पक्के तरीके से होता और उन अदालतों में बैठे हर जज साहब के ऊपर होता जो जिस तरह होना चाहिए इतबार अवाम को, तो जैसे समझद रफीक का मुल्तान चले जाने से सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि पता होता अवाम को कि बाकी जो फाजिल जज साहिबान बैठे हैं वो भी उतने ही काबिल हैं जितने अमजद रफीक साहब हैं, लेकिन अवाम का एक जनरल मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है। एक साहब जब आए हैं तो उन्होंने भी पूरा इसी चीज पर वो किया कि वो जस्टिस रफीक साहब जो ऑर्डर करके गए हुए थे उसके ऊपर कंप्लायंस कराने के लिए उन्होंने भी पूरा अपना उस पे किया है, ऑर्डर्स उसी पे लेके चले। देखिए मेरा यही पॉइंट है ना कि लेकिन मसला ये है कि इतना ज्यादा पिछला साल 1.5 साल हमारे मुल्क के लिए तो जो मुश्किल था, हमारी अदलिया के लिए इतना मुश्किल था कि हर बंदा जो पहला सवाल उठाता है वो अदालतों पे उठाता है। हर बंदा जो सबसे पहला किसी से जब नाउमीद होता है तो वो अदालतों से होता है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं एड्रेस करनी हमारी अदालतों के लिए। अगर इसको इस तरह छोड़ दिया गया, बगैर किसी उसके छोड़ दिया गया, किसी भी बगैर किसी इसको एड्रेस किए छोड़ दिया और इसी तरह जाने दिया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाएगा। लोगों का इतबार जितना अदालतों से कम होगा उतना ज़्यादा आपकी सड़कों पे केओस होगा, और इस चीज़ को टैकल करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। फिर अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार साहब का हुक्म सामने आया था शंदाना गुलजार साहिबा और शरियात अफरीदी साहब के केस में, और उन्होंने जो है वो कॉन्टेम्प्ट के नोटिस जारी कर दिए डिप्टी कमिश्नर को और कुछ पुलिस एहलकारों को। अब तो मुझे लगता है फर्द जुर्म भी आयद हो गई है उनके ऊपर शो कॉज नोटिस के बाद। तो वो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं ये स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। अदालतों को चाहिए कि जहाँ उनकी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो, जिस तरीके से भी हो, उनकी हुक्म के ऊपर पूरी तरीके से उस खिलाफ वर्जी के खिलाफ पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए। अदालत के पास आप हमेशा शराबी एक हंसते हुए बात करते हैं कि डंडे की जरूरत है। अदालत के पास तौहीन अदालत के तौर पर बहुत बड़ा डंडा अदालत के हाथ में है, और अदालत ने जब वो इस्तेमाल करना शुरू किया तो किसी ने भी नहीं बचना, और अदालतों को चाहिए कि अब वक्त आ गया है इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन क्योंकि वर्ग में भी अगर अदालतें ऑर्डर करती हैं, कंप्लाइंस कराने वाले इस तौहीन अदालत के ऑर्डर को कुछ नहीं समझते। जो नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूं, अदालत अगर किसी को सजा इसमें गिरफ्तार नहीं करना, नहीं, उसको फिर सड़क से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप तौहीन अदालत में बुलाकर सजा दें, सजा दे देंगे क्योंकि हम नहीं सजा मानते। हाँ, तो नहीं, बहुत अच्छी आपने तो अल्लाह माफ करे, हम उस तरफ को जा रहे हैं। आपने एग्जैक्टली मैं आपको जो अभी बात की ना कि आपका सिस्टम का कंप्लीट कोलैप्स है, वो जो आपने बात की है वो कोलैप्स की इब्तदा भी है और उसकी इंतहा भी है कि जब अदालत एक बंदे को सजा दे और हुकूमत और इदारे जो हैं वो कहेंगे हम नहीं मानते, तो उसके बाद फिर करना ये चाहिए शादाब भाई कि हम सारों को चाहिए अदालतों के सामने जाएं और अदालतों को ताला लगा दें। क्योंकि अगर हुकूमत ने या हुकूमती अदारों ने इस तरह डिफाइंस करके अदालत के हुक्म को कहना है कि हम मानते ही नहीं हैं, तो फिर तो आपका निज़ाम खत्म हो गया, फिर तो आपका अदलिया का निज़ाम है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। जो सबसे पहली चीज अदालत का काम है वो दीवानी मामलात या फौजदारी मामलात नहीं है। अदालत की पहली ड्यूटी है कि सरकार के खिलाफ अपने जो सिटीजन्स हैं, जो शहरी हैं आम, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करें। जब वो मौका आ गया कि सरकार ने अदालत के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया तो आपका अदल का निज़ाम उस दिन खत्म हो गया है। आपको चाहिए कि फिर आप या जिरगे बिठाएं या सड़कों में निकल के एक दूसरे की मार धाड़ शुरू कर दें, क्योंकि फिर आपका सिस्टम खत्म हो गया है। और यही मैं आपको बात करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस हद तक ये बात जाएगी। अगर अदालत सजा देगी तो अदालत की सजा मानी जाएगी।
बिल्कुल ठीक है। आई विश कि ऐसा ही हो, और होना भी ज़रूरी है पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए। फैजुल्लाह, यहाँ एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। नैब तरामीम से मुतालिक जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है, और वो क्या जज साहब ने कहा था, क्या फ़ैसला आएगा वो? स्वीट एंड स्मार्ट, शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट। तो चलें, कम से कम एक चीज़ का तो अच्छा लगा, इस दफ़ा फैसला शायद मुख्तसर हो, नहीं तो वरना इस तरह के फैसले जो है वो बहुत लंबे होते हैं, और उनको पढ़ते पढ़ते सारों को बहुत दिन लग जाते हैं, और बाय दैट टाइम जो है र्यूमर इतने ज़्यादा फैल चुके होते हैं कि उस फैसले का असली मतन जो है वो गुम जाता है। लेकिन देखते हैं अब अदालत क्या करती है। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बात उठाई थी कि एक सियासतदान जो कि पार्लियामान का मेंबर था, जिसने पार्लियामान से एक ताकत के हवस के अंदर सिर्फ जो है वो रिज़ाइन कर दिया, अपनी पूरी पार्टी ले गया और इफ़ेक्टिवली आपके पार्लियामान को बग़ैर अपोजिशन के छोड़ दिया, वो जब आके कहता है कि जी इस हुकूमत ने कानून बनाया वो गलत है, तो क्या उस पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं है? अदालतों पे तो जिम्मेदारी बिल्कुल आयद है कि अदालतों ने देखना है कि कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है या नहीं है, उसकी वायरीज़ क्या है। लेकिन क्या उस सियासतदान पर, उस सियासी जमात के ऊपर जब वो चैलेंज कर रही थी, क्या ये जिम्मेदारी आयद नहीं थी कि वो पार्लियामान में बैठकर इसको अपोज करते, अपना डाइसेंट वहाँ पर रिकॉर्ड करवाते, और फिर अगर ये कानून फिर भी बन जाता या इसी तरह ये तरामीम होती, तो फिर आप अदालत में आके कहते कि जी हमने अपना काम मुकम्मल कर दिया, अब आप अपना काम करें। देखें ना, हर बंदे के ऊपर इस मुल्क के अंदर, इसकी सरकार के अंदर हर बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आयद है। तो हर बंदा पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और फिर दूसरे जो ब्रांच है स्टेट की, उसके पास जाकर कहे, दूसरे इदारे के पास जाकर कहे कि जी अब आप करें, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, काम नहीं हुआ। तो ये बात मुझे लगता है एड्रेस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी नज़र में तो जो कानून है जब पार्लियामान बना दे तो उस कानून को स्ट्राइक डाउन जो है वो बड़ा देख दिखा के करना चाहिए। ये कुछ छोटी बात नहीं होती कि अवाम के मुंतखब अवाम की मुंतखब असम्बली एक कानून बनाए और उस कानून को जो है आप बिल्कुल ही कलअदम करार दे दें। बहुत वाज़ेह उसके अंदर मसले मसाइल होने चाहिए। अब क्योंकि ये चीज़ जजमेंट रिजर्व हो चुकी है, इसके ऊपर उस तरह तो कमेंट करना नामुनासिब है। लेकिन जो एक ये बात थी, जो बोनाफाइडी या लोकस स्टैंडाई की बात थी जो पिटिशनर के ऊपर उठाई गई थी, ये एड्रेस करना मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें, अब हम आते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ। कोई आप फिर तहरीक करना शुरू करने जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, वकला के कन्वेंशंस भी शुरू हो गए हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा खौफनाक से खिताबात भी किए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई तहरीक चलेगी कोई जल्द इलेक्शन से मुतालिक? देखें, दो मेन चीज़ों के ऊपर तो ये तहरीक उठ रही है। एक तहरीक तो इलेक्शंस और जनरल रूल ऑफ लॉ की हद तक है, और दूसरा इसके अंदर एक वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला एस्पेक्ट है, वो भी इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई जा रही है। बात ये है शादाब भाई के तहरीक उठती है तो अल्लाह करे इस मुल्क की मुफाद के लिए उठे तो इस तरह से उठे कि वो वायलेंट ना हो, ना सरकार का नुकसान हो, ना आवाम का नुकसान हो, और एक बड़े पीसफुल और सिविलाइज तरीके से ये तहरीक उठे। और ये अगर आवाज़ अब उठ रही है तो जो मुतलका ऐवान हैं जिनके अंदर हमारे मुल्क के टॉप लीडरशिप और टॉप ऑफिशल्स बैठी हैं, उनको चाहिए कि इस तरफ जो है वो ज़रा हल्का सा अब अटेंशन दे के और देखें कि ये आवाज़ जो उठ रही है ये क्या उठ रही है और क्यों उठ रही है। क्योंकि इस तरह जाने दिया तो मुझे लगता है कि ये मुल्क के लिए और ज़्यादा नुकसानदेह है बजाय इसके कि फ़ायदा दे। आपका मुल्क बड़ी एक नाजुक सूरत हाल पे इस वक्त खड़े है और इसको चाहिए कि आप ज़रा एड्रेस करके और आगे चलाएं। अब जिस तरह ये देखें ना, मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो सारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उठाए, क्यों नहीं, वाई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसके ऊपर डेट डालकर और इसका फैसला कारी, ये डिले क्यों है? जो लोग आर्मी की कस्टडी में हैं
वो क्यों है अभी तक मिलिट्री कस्टडी में, उनका फैसला क्यों नहीं हुआ, सिविलियन अदालतों में ये केस क्यों नहीं भेजा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ये सारे वो सवाल हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिले जो है ये और ज़्यादा नुकसानदेह है। ये बड़ा ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एड्रेस करे। जहाँ तक तहरीक की बात है शादाब भाई, तो तहरीक अल्लाह करे उठे, सही मकसद के लिए उठे, मुल्क के मफाद के लिए उठे। नहीं, देखिए जो तहरीक कौन डिसाइड करेगा कि मकसद सही है कि नहीं? देखिए एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी वकला तो में भी एक बड़ा धड़ा जो है वो इन चीज़ों के हामी नहीं है, इस तहरीक का हामी नहीं है। एक बड़ी तादाद में वकला मौजूद हैं ऐसे जो जो है इवन आपस में भी वो इस चीज़ पर इत्तेफाक नहीं करते। देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा लोगों के बहुत जगहों पर होते हैं। यही बात है कि मुल्क के मफाद के लिए, अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि कौन डिसाइड करेगा कि मुल्क के मफाद के लिए है, तो कहना वकीलों की तरफ से कि जी इलेक्शन जो है वो वक्त पे कराए जाएं, क्या ये मुल्क के मफाद की बात है? बिल्कुल है, आइन कहता है। आइन के जो और आइनी और समाजी लिहाज से ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। अगर कोई कहता है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना करें, सिविलियन कोर्ट्स में करें, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्रायल ना करें, आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जितने भी हो सकती हैं, लेकिन बात क्या ये ऑब्जेक्टिवली गलत है? बिल्कुल भी नहीं गलत। तो बात यह है कि अगर ऑब्जेक्टिवली एक बात ठीक की जा रही है, रूल ऑफ लॉ के लिए अगर आवाज़ उठती है, तो फिर बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मुल्क के मुफाद में होगी। और अब वकीलों के अंदर ये सेंटिमेंट भी मैंने देखा पैदा होते हुए कि कुछ वकील भी हैं जो मिलिट्री को हैंड ओवर हो गई हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड वो तो एक वो एस्पेक्ट भी होगा जो मुझे लगता है इसके ऊपर भी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठनी शुरू हो जाएगी। और तो बात ये है कि ये जो जिस तरह से ये ग्रास्प जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स की ये फैलती जा रही है, इसके ऊपर आवाज़ तो उठना था। पहले तो 102 सिविलियंस थे, अटॉर्नी जनरल साहब ने वाक़यात हुए थे, उसको भी फैज़ किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, एब्सोल्युटली नहीं किया जा सकता। तारीख में अल्लाह माफ करे, दिस वाज अ ब्लैक डे, ये एक स्याह दिन था, ये एक स्याह दिन था, भी नहीं किया जा सकता था। वो हुआ बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा। जब ये हुआ था शादाब भी, आप मेरा जब शो हुआ था, तो मैं तब भी कहा था कि इसकी जितनी मजम्मत करो गलत है, लेकिन बात ये है कि आपने एक प्रोपोर्शनल रिएक्शन देना है, आपने डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं देना। आपके ऊपर अगर थोड़ा सा जुल्म हुआ और आपने आगे बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर आप गलत हो जाएंगे। थोड़ा जुल्म आपने लोगों को देखें, आपने लोगों को सजा देनी है, आप सिविलियन कोर्ट से भी सजा दे तो सकते हैं, सिविलियन कोर्ट से भी सजा हो जाएगी आप, लेकिन जब सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाएंगे तो जनरल अवाम का सेंटिमेंट तब्दील होता है, अवाम के दिल में एक रंज, एक दुख रह जाएगा जो नहीं रहना चाहिए किसी भी स्टेट अदारे के बारे में। पहले तक वकला जो है वो बिल्कुल इस पे मूवमेंट की तरफ बात नहीं जा रही थी, जब ये दो वकील जो हैं हैदर मजीद और बैरिस्टर हसन खान नियाजी, जब इनको हैंड ओवर किया गया तो वकीलों के अंदर सेंटिमेंट आया। जब सिविलियंस को आप मिलिट्री कोर्ट में लेके जा रही हैं तो सिविलियंस के अंदर सेंटिमेंट आ रहा है। तो बात यह है कि सज़ा तो आपको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी दिलवा मिल सकती है, इन सारे लोगों को सज़ा मिलिट्री कोर्ट से भी मिल सकती है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोपोर्शनल तरीके से आप करें ना, आप सिविलियन को सिविलियन कोर्ट्स में भेजें और उनसे कहें जी करें, इनके ऊपर ट्रायल चलाएं, स्टेट को प्रोसिक्यूट करें और स्टेट सज़ा दिलवाए, उनके अदालतें सज़ा दें जिन जिन लोगों का हाथ था। मैं कंडोन नहीं कर रहा, ना कंडोन हो सकते हैं 9 मई वाले वाक़यात, लेकिन मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि खुदारा आप एक प्रोपोर्शनल रिएक्शन दें, थोड़े से जुल्म पर बहुत ज़्यादा जुल्म ना करें। हमारा मुल्क इस वक्त बहुत एक डेलिकेट सिचुएशन में है और ज़्यादा ये ख़राब ना होए। हम सारे जो हैं दुआ गो हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए। कोई भी जो है वो नहीं चाहता कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचे। तो एक सॉलिडारिटी से चलें, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा से चलें कि इस मुल्क को बेहतर करना है, ना कि इस मुल्क की आवाम में, इसके अदारों में या इसमें किसी और तरीके से तफरका पैदा करना है। मेरा ये पॉइंट है। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह खान नियाजी साहब, आप आज के लिए इतना ही। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।